गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको राजेंद्र यादव के उपन्यास, राजेंद्र यादव की नावल सारा आकाश के तीसरे और चौथे अंक की व्याख्या समझाऊंगा। बेटा, आपको सुनना है कि यह जो राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश से ये बुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। लगभग 200 पेज की है और अन्य विषयों के दबाव के कारण सभी बच्चे इसे पूरी पढ़ नहीं पाते। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपने बिल्कुल भी बुक पढ़ी नहीं है, बुक को देखा भी नहीं है, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन करेगा, वह किसी भी तरह का प्रश्न बनाए, मेरी व्याख्या में मेरे द्वारा बताए गए सारांश में उसका उत्तर जरूर निहित होगा, जरूर उसका उत्तर मिलेगा और आप मैक्सिमम मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले का वीडियो जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 यानी अंक 1 और अंक 2 को मैंने समझाया है, उसको आपको देखना है और संपूर्ण बुक को मैं 5 पार्ट में आपको समझाऊंगा। 5 वीडियो आपको देखने हैं। बुक भले ही आपने न देखी हो, निश्चित रूप से पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। एक बार जरा हम थोड़ा सा कैरेक्टर्स के विषय में आपको बताते हैं। पहले मैं भी बताया था, कैरेक्टर्स को बार बार दोहराएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किसकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है और उसका क्या रोल है उपन्यास में, क्या रोल है इस नावल में। तो ध्यान से आपको देखना है। बेटा, सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित। प्रमुख पात्र एवं उनका परिचय। राजेंद्र यादव का परिचय मैं पहले वीडियो में आपको पूरी तरह से बता चुका हूं, उनकी रचनाओं के विषय में बता चुका हूं। अब प्रमुख कैरेक्टर का एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। बाबूजी धीरज, समर, अमर, कुंवर तथा मुन्नी के पिता हैं। सेवानिवृत्त हैं। 25 रुपए पेंशन उनको मिलती है, यानी रिटायर हैं, उनको 25 रुपए पेंशन मिलती है। परिवार के सभी फैसले स्वयं करते हैं और जाति से वो ठाकुर हैं। अम्मा बाबूजी की पत्नी हैं। वृद्धावस्था के कारण शरीर अत्यधिक जर्जर हो गया है। माला जपना ही उनका काम है, प्रभु का नाम जपना ही उनका काम है। धीरज बाबूजी व अम्मा का बड़ा बेटा, कमाऊ है, एक बच्ची का पिता भी है। कमाऊ इसलिए कि 10वीं पार करने के बाद, 10वीं कक्षा क्लास 10th पास करने के बाद वो क्लर्क बन गया था, उसकी नौकरी लग गई थी। भाभी धीरज की पत्नी है, बड़ी बहू हैं, सबका ख्याल रखती हैं। चंदन समर के मामा हैं और समर का विवाह चंदन ने ही करवाया था। समर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है। और धीरज का छोटा भाई है, इंटर तक पढ़ाई की है, पढ़ने में तेज है। उसका विवाह प्रभा से हुआ है। वो विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन माता पिता के दबाव के कारण उसे विवाह करना पड़ा। प्रभा इसकी प्रमुख स्त्री पात्र है, 10वीं तक पढ़ी हुई है। वो समर की पत्नी है, देखने में सुंदर है, आधुनिक तौर तरीकों में रहने वाली है। पर्दा उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो सबका सम्मान करती है। मुन्नी अम्मा बाबू की पुत्री। 4 भाइयों, कौन कौन? धीरज, समर, अमर, कुंवर। 4 भाइयों की अकेली बहन। धीरज के विवाह में जो सामान मिला था, धीरज के विवाह में जो दहेज मिला था, वही दहेज मुन्नी को देकर विदा किया गया। श्यामल की बहू। घर के सामने ही जिस समर का विवाह होकर के आया, एक श्यामल का मकान था। उसी दिन समर की सुहागरात थी। घर के सामने श्यामल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगा ली और वह मर गई। अंक 1 और 2 बेटा मैं आपको समझा चुका हूं और मैंने अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया और मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। एक बार अंक 3 का सारांश मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुहाग रात के दिन
समर और प्रभा में कोई बातचीत नहीं हुई। ये खबर पूरे वह घर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। समर बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की चिता से आया हो, यानी किसी की चिता को जला कर आया हो। उससे भाभी ने गंभीरता से जानना चाहा। अम्मा ने भी पूछा, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। समर सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। पत्नी से नाराज था, पर यह भी जानने के लिए उत्सुक था कि उसने उसके संबंध में परिवार के लोगों से क्या कहा। यह भी जानने को उत्सुक था कि प्रभा ने समर के संबंध में परिवार के लोगों से क्या कहा। क्या उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की? समर ने सोचा कि शायद वह अपने इस व्यवहार से उसे प्रभावित करना चाहती थी। बाबूजी ने रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। बाबूजी हुक्का पी रहे थे। बचपन में समर को मारते भी थे, डांटते भी थे। वो सहना आसान था। अब मारते नहीं थे, फिर भी वो बाबूजी से बहुत डरता था। उन्होंने पूछा कि क्या उसे बहू प्रभा पसंद नहीं आई। फिर बहुत ही सरल शब्दों में बिना झिझक के साफ साफ सब कुछ बताने को कहा। समर अपना तैयार भाषण जो बोलना चाहता था वो बाबूजी के सामने डर के मारे भूल गया। वो चुपचाप अपनी हथेलियों पर खिंची हुई रेखाएं देख रहा था। बाबूजी ने समझाते हुए कहा, इस लाइन को कोट करिए बेटा, चाहिए तो लिख भी लीजिए। यह भी तो सोचो कि वो बेचारी पलाई लड़की किसके बूते घर आई है। क्या कहेगी वो घर जाकर। माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा जो हो जाता है उसे निभाना तो पड़ता ही है। समर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी ने कहा कि ऐसा लपन नहीं करते। वो उठा और चला गया। अपने पढ़ने के कमरे में वह उल्टी सीधी बातें सोचता रहा। न जाने कहां कहां उसका दिमाग जाता। उसे पूरी स्थिति में अपना दोष महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसकी गलती क्या है। उसने सोचा कि सभ्य तरीके से उसके सामने अपने सपनों को रखेगा और उनमें उनका सहयोग चाहेगा, पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। बाबूजी उसे व्यर्थ ही दोष दे रहे थे। आप समझ सकते हैं बेटे। समर ने सोचा था कि बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को सबके सामने रखूंगा, समझाऊंगा, अपनी बात व्यक्त करूंगा, लेकिन बाबूजी के सामने डर के कारण वह अपनी कोई बात कह न पाया। अचानक समर के मन में विचार आया कि बाबूजी को यह बात किसने बताई। ये बात उसने तो किसी से नहीं की। लगता है कि प्रभा ने ही किसी से कहा होगा। मुन्नी या भाभी से पता चल सकता है। प्रभा उनसे पूछकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा। तभी भाभी वहां आई और उसने समर से कहा कि उसकी शादी उसके लिए दुनिया भर की चिंता का कारण बन गई है। समर ने अपनी कमजोरी छिपाते हुए भाभी के प्रश्न को टाल दिया, पर भाभी रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या प्रभा से उसकी नहीं बनी, क्या प्रभा से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई, प्रभा ने उससे बातचीत की, आपने उससे बातचीत की या नहीं की। वो भाभी के मजाक को समझ गया। उसने साफ कह दिया कि उसकी प्रभा से कभी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके विचार में घमंड है, वो घमंडी है। भाभी में प्रभा के प्रति ईर्ष्या का भाव था। ये मेन पॉइंट है बेटा। भाभी में प्रभा के प्रति ईर्ष्या का भाव था। उसने समर को उसके प्रति और भड़काया और उसे खाना खिलाने ले गई। बात समझ रहे हैं? यहां पर भाभी की भूमिका है। भाभी उसकी सुंदरता से, उसके गुणों से, उसके रहन सहन से और उसकी आधुनिकता से ईर्ष्या करती थी, जलती थी, और समर को उसने और भड़काया और उसमें आग लगा दी। अगले दिन रात को प्रभा समर के लिए दूध का गिलास लेकर आई। समर मन ही मन बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु समर जिद के कारण उससे नहीं बोला और छत पर चला गया। यद्यपि वो मन ही मन प्रतीक्षा कर रहा था,
लेकिन जिद के कारण नहीं बोला और छत पर चला गया। उसने 2 निश्चय किए, बेटा नोट कर लीजिएगा। पहला निश्चय, वह प्रभा से कोई संबंध नहीं रखेगा, नहीं बोलेगा तथा अपना ध्यान पहले की तरह पढ़ाई में लगाएगा। घर के रीति रिवाजों के अनुसार रोज पास पड़ोस की महिलाओं का संगीत का कार्यक्रम होता था। अंजलियां भर भर कर लड्डू और बतासे बांटे जाते थे। समर की मां पड़ोसिनों से कानाफूसी करती कि उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला, जितना दहेज मिलना चाहिए था उतना समर के विवाह में नहीं मिला। अगले दिन नई बहू ने पहली बार रसोई बनाई। दाल, रोटी, 3 सब्जी, 2 चटनी, अचार आदि से सजाकर सबसे पहले पति के समक्ष भोजन की थाली रखी। पहला कौर मुंह में डालते ही समर उसे थूकने चला गया। थाली रखी गई और जैसा ही पहला कौर उसने मुंह में डाला तो वो थूकने चला गया। पता चला कि दाल अधिक नमक होने के कारण कड़वी थी। प्रभा हैरान थी क्योंकि दाल उसने चखी थी। सास, जिठानी, ससुर सब ने उसे उल्टा सीधा बोला, पर मुन्नी प्रभा की ओर थी, यानी अम्मा और बाबूजी की बेटी प्रभा की ओर थी। दूसरे दिन प्रभा के भाई आए और उसे लिवा ले गए। इस तरह समर की जिंदगी में थोड़ी हलचल आई थी, फिर सामान्य रूप से उसका जीवन चलने लगा। बेटा इस अंक में एक बात ये समझनी है कि एक सेंटेंस अभी मैंने बोला कि उसने, प्रभा ने जब देखा कि उसका पति पहला कौर खाते ही थूकने चला गया तो वो आश्चर्य में थी कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो स्वयं ही दाल चखी थी, उसमें नमक ठीक था। अब सारे लोग घर के प्रभा को उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन जो मुन्नी थी यानी समर की बहन थी वो प्रभा की तरफ थी। बेटा इस कहानी का अंक यहीं समाप्त होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं, आपका उनको विस्तार से उत्तर लिखना है। अगर वीडियो देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप हल करने में सक्षम रहेंगे, कैपेबल रहेंगे। वह कौन सा समाचार था जिसने परिवार में हलचल मचा दी थी? ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने का क्या कारण था? समझा कर लिखिए। बेटा इसमें लिखा है समझा कर लिखिए, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। व्याख्या में सब कुछ बता चुका हूं, आप उसको डिटेल कर लीजिएगा। जो मैंने लिखा अपने शब्दों में, प्रस्तुत उपन्यास सारा आकाश निम्न मध्यम वर्गीय योग के अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है। समर तथा प्रभा के बीच सुहागरात की संवादहीनता यानी आपस में बातचीत न होने की कहानी है। समर इंटर में अर्थात 12th क्लास में पढ़ रहा था और प्रभा मैट्रिक पास थी। प्रभा के उदासीन व्यवहार ने समर को झकझोर कर रख दिया था। समर के विचार में उसका यह व्यवहार उसकी अशिष्टता थी, उसकी असभ्यता थी, ये उसका अपमान था। पति को नमस्कार प्रणाम न करना एक पढ़ी लिखी लड़की की बदतमीजी थी। उसका व्यवहार समर के अनुसार अपमानजनक था। उसका स्वाभिमान भभक उठा और दोनों पति पत्नी संवादहीनता के शिकार हो गए। दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई। यही समाचार था जिसने परिवार में हलचल मचा दी। बेटा इसको और विस्तार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने सब कुछ व्याख्या में आपको समझाया है। क्लियर बेटा? दूसरा एक इसमें गद्यांश है, सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। प्रभा खाना क्या बनाती है? अमृत बनाती है। उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी संतोष न हो, यह बात किसने किससे कहा था? और प्रभा के द्वारा बनाया गया खाना समर क्यों नहीं खा सका? भाभी तथा अम्मा की क्या प्रतिक्रिया रही? पूरी घटना को समझा कर लिखिए। देखिए बेटा बहुत ही अच्छी लाइन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हैं कि किसने बोला। मैंने बता दिया, खाना क्या बनाती है? अमृत बनाती है। उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी संतोष न हो। इस तरह से बेटे इसके 2 गद्यांश हैं,
मैंने सब कुछ इसमें बताया है। आप इस गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। अब बेटे हम आपको अंक 4 की यानी पार्ट 4 की कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने बुक देखी भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, तो केवल वीडियो देखें, आप मैक्सिमम मार्क्स पाने में सफल हो गए। समर ने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था। शाखा मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सायंकाल की सभा, जहां धार्मिक चर्चा होती थी। और विवाह के शुरू कर दिया था। और विवाह से पूर्व संध्या के समय वह बौद्धिक भी जाता था। बौद्धिक का मतलब जहां पर बुद्धिमत्ता से पूर्ण धार्मिक चर्चा होती थी। पर विवाह के बाद मानसिक उथल पुथल के कारण वो कहीं नहीं जा सका। प्रभा आंधी की तरह उसके जीवन में आई और लहर की तरह चली गई। समर को लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी हो। उसने मां को किसी से कहते सुना, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की शादी दूसरी जगह कर देंगे। बेटा पॉइंट नोट कीजिए, मां ने बोला अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। समर ने पहली या दूसरी बार मां को जोर से डांट कर कहा कि वो पढ़ना चाहता है। मां ने कुछ नहीं कहा, पर समर को अंदर से यह विश्वास था कि प्रभा से वह भले ही कुछ समय तक न बोले, पर वो उसकी पत्नी है। ये मेन पॉइंट है बेटा। उसके मन में कहीं न कहीं प्रभा के प्रति प्रेम था, कहीं न कहीं प्रभा के प्रति सहानुभूति थी। मन में सोचता था कि भले ही उससे कुछ समय तक न बोले, लेकिन वो उसकी पत्नी है। चंदन समर के मामा हैं और उन्होंने यह विवाह कराया था। मां को शिकायत थी कि उसने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त प्रभा में कुछ नहीं देखा और उन्हें उम्मीद से बहुत कम दहेज मिला। यानी समर की मां को अपने भाई यानी समर के मामा से शिकायत थी कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त उसके अंदर कोई संस्कार, कोई शिष्टता, कोई व्यवहार ये नहीं देखा, और तो और दहेज भी कम मिला। पिताजी को 25 रुपए पेंशन मिलती थी और बड़े भाई धीरज की मासिक आय 99 रुपए थी। यानी पिताजी को 25 रुपए मिलते थे और बड़े भाई को 99 रुपए मिलते थे। खर्च बहुत था। परिवार में माता पिता भाई भाभी के अतिरिक्त अमर तथा कुंवर 2 छोटे भाई और थे, जो क्रमशः मैट्रिक तथा 8वीं में थे। समर को इंटर की बोर्ड की परीक्षा देनी थी। घर में समर से 2 साल छोटी बहन मुन्नी भी थी। 2-3 साल पहले 16-17 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छुड़ाकर किसी तरह कर्ज लेकर उसका विवाह किया गया था। उसका पति और सास उस पर अत्याचार करते थे। 1-1.5 साल के बाद सास के मरने पर पता चला कि उसके पति की एक रखैल है। रखैल माने अवैध पत्नी, जो कानूनी रूप से सही न हो। उसको वो घर ले गया, उसको वो घर ले आया। मुन्नी से वह अपनी और अपनी रखैल की सेवा कराता और 2-2, 3-3 दिन तक उसे खाना नहीं देता। उसके हाथों पर पलंग के पाए रखकर अत्याचार करता, उसके हाथों पर पलंग का पाया रखता, अत्याचार करता, उसे परेशान करता। एक दिन सवेरे सवेरे बेत की मार के कारण पड़े नीले निशानों के साथ मुन्नी हमेशा के लिए वापस पिता के घर आ गई। मुन्नी उदास रहती थी। अंदर ही अंदर उसे कोई चीज पीछे जा रही थी। 18-19 वर्ष की चमकती मोती सी उम्र झुर्रियों और दुख के पाले में मुरझा गई थी। बाबूजी ने बहुत प्रयत्न किया, बिरादरी का भी बहुत दबाव डाला, लेकिन मुन्नी ससुराल न जा सकी। पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। सिलाई कढ़ाई भी पैसे के अभाव के कारण नहीं सिखा सकते थे। शुरू शुरू में सब मुन्नी के प्रति हमदर्दी दिखाते थे, मुन्नी के प्रति दया भाव दिखाते थे, मुन्नी के प्रति सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन अब लोग भूल चुके हैं मुन्नी स्वयं को
परिवार का एक बोझ समझने लगी है, अपने को समझती है कि मैं इस परिवार पर बोझ हूं। कभी कभी भाभी प्रभा के विषय में समर से व्यंग्यपूर्ण बात करती तथा उसे अपनी पत्नी को दबाकर रखने की सलाह देती। यहां बेटा पॉइंट नोट किया जाए, पहले पद में आया था, पहले गद्यांश में आया था कि प्रभा आश्चर्यचकित थी कि आखिर इसमें नमक ज्यादा हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो स्वयं चखा था। अब यहां पर यह वर्ड आया है, कभी कभी भाभी प्रभा के विषय में समर से व्यंग्यपूर्ण बात करती तथा उसे अपनी पत्नी को दबाकर रखने की सलाह देती। अपने भाई भाभी के उदाहरण द्वारा वह अपने कथन को और अधिक पुष्ट करने का प्रयास करती, अपने कथन को और अधिक सच्चा करने का प्रयास करती। वह मन ही मन प्रसन्न थी कि प्रभा पढ़ी लिखी तथा उससे सुंदर होने पर भी घर में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं पा सकी। बेटा यहां पर एक क्लियर होकर के आ चुका है कि उसकी भाभी उससे ईर्ष्या करती थी और समर तथा प्रभा के बीच में जो संबंध अच्छे नहीं थे उसमें कहीं ना कहीं उसकी भाभी की भूमिका थी, क्योंकि उसकी भाभी ने उसको उकसाया था, उसको भड़काया था। जो काम जो बातें प्रभा ने बोली भी नहीं थी उनको बढ़ा चढ़ाकर उसने समर के सामने प्रस्तुत किया था। समर कम बोलता है, लेकिन पहले की चुप्पी आत्मतृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और यह चुप्पी तो आरे की तरह भीतर भीतर उसे स्वयं रेते जा रही थी। यह चुप्पी अंदर ही अंदर उसे गलाए जा रही थी, परेशान करे जा रही थी। परीक्षा पास आ रही थी पर उसका मन पहले की तरह पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। पास आती बोर्ड की परीक्षाओं का ध्यान आते ही उसका मन भय से कांप उठता। घर उसे ऐसा लगता मानो काटने को दौड़ रहा हो। उसे बार बार पैसे की कमी का एहसास दिलाया जाता। उसे लगता जैसे उसके अंदर का कुछ खो गया हो। पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता। उसे समझ आ रहा था जैसे लोग उसे बेकार का आदमी मानने लगे हैं, यानी कुछ भी उसे नहीं मानते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं, बस मन भर का मुंह फुलाए दिन भर घूमता रहता है। अवज्ञा और अनादर से आहत होकर वह पार्क में घंटों अकेला बैठा रहता। जब बहुत देर हो जाती तो उठकर घर चला जाता। वह पहले जैसा निश्चिंत बनने के लिए तड़पता, पर मन का बोझ कभी कम ही नहीं होता। इन विवाह से पहले की स्थिति चाहता कि विवाह के पहले मैं कैसा स्वच्छंद प्रसन्न और आनंद से घूमता था, अपनी पढ़ाई करता था, वही स्थिति चाहता, लेकिन उस स्थिति को कभी प्राप्त न हो पाता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार हो गई। अब तक के जिए सारे, अब तक के पाले हुए सारे स्वप्न बेकार हो गए और भविष्य भी अंधकार से भरा हुआ है। उसे लग रहा था कि वह मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा उलझ गया है। उसकी आंखों की चमक और ओंठों की मुस्कुराहट छिन गई है। उसके सपने टूट गए हैं। कॉलेज के लड़के आपस में हंसी मजाक करते हैं। कुछ लड़कियों की बात करते हैं, कुछ अभिनेता अभिनेत्रियों की, कुछ प्रबुद्ध वर्ग की, कुछ राजनेताओं की, और कुछ राजनीति की बहस करते हैं। पर समर का मन वहां जाने को नहीं करता। उसे ये सब बातें फालतू की लगती हैं, बेकार की लगती हैं। लगता है उसे इनसे हमारा क्या मतलब, इन बातों से क्या फायदा। उसे अपना जीवन आनंद रहित और खोखला लगता है। कभी कभी उसका मन भी उसमें शामिल होने को करता, पर उसका मन ही मर गया था, क्योंकि गीता में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यानी मन अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। कॉलेज के लड़कों ने मनहूस मनहूस कहना शुरू कर दिया, और सुनते सुनते वह 20 साल और बुढ़ा अपने को महसूस करने लगा। वो निराशा और थकान से ग्रस्त हो गया था। गीता पढ़ने से शांति मिलती है, मंदिर में एकांत में जाकर बैठकर सोचने में उसे सुख मिलता। पर एक दिन जब एक पंजाबी शरणार्थी को मंदिर के पुजारी ने प्रसाद मांगने पर धूनी की जलती लकड़ी से मार भगाया, तो यह देखकर समर बहुत दुखी हुआ और उसका मंदिर जाना भी बंद हो गया।
उसने देखा कि जब एक पंजाबी लड़का मंदिर के पुजारी से प्रसाद मांग रहा है और पुजारी ने प्रसाद के बजाय वो जलती हुई थूनी उसके सामने रख दी, तो वह आहत हुआ। उसको लगा कि ये भी शांति की जगह नहीं है, ये भी लोग अच्छे नहीं हैं, यह लोग केवल देखने में ऐसे लगते हैं लेकिन वास्तव में अंदर से ये भी बहुत खोखले और खतरनाक हैं। वो प्रभा के बारे में सोचना नहीं चाहता, पर घर में उसकी बुराई की कथा का कोई न कोई अंश हमेशा कान में पड़ता रहता। यानी वो चाहता, मन में सोचता कि प्रभा के विषय में मैं बिल्कुल ना सोचूं, लेकिन जब भी घर जाता तो घर में कोई न कोई प्रभा की बुराई करते मिलता और उसके कान में कुछ न कुछ प्रभा की बुराई सुनाई पड़ती। उसने कई बार सोचा और अनुभव किया कि सारे फसाद की जड़, सारे झगड़े की जड़, सारी समस्या की जड़ प्रभा का अहंकार है। पर उसके मन में एक चुभन भी थी। 4 दिन उसकी पत्नी उसके घर में रही और वह उससे एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा कैसे हो गया? यानी उसके मन में पछतावा था, मन की विकलता, मन का अंतर्द्वंद उसे अशांत किए है। वो शांति के लिए रोना चाहता है कि मैंने ऐसा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ क्यों किया। यद्यपि ऊपर से वो दिखावा करता था, लेकिन तो भी वह मानता था कि वो मेरी पत्नी है और उसने 4 दिन रहने के बाद भी उससे ऐसा व्यवहार क्यों किया। बेटे, यहीं तक कहानी है इस अंक की। आपके 4 अंक पूरे हुए। अब मैं इस अंक से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और इसके अतिरिक्त भी कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो निश्चित रूप से आप करने में सफल होंगे, क्योंकि मैंने इस व्याख्या में, इस सारांश में कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्या गद्यांश है? पहले की चुप्पी आत्म तृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और वह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह भीतर ही भीतर अपने को रेते जा रही है। कथन के आधार पर समर की मनोदशा को समझाकर अभिव्यक्त कीजिए। पहले की चुप्पी से तात्पर्य, बेटा इसका उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूं। पहले की चुप्पी से तात्पर्य उस चुप्पी से है जो विवाह से पूर्व समर की चुप्पी थी। समर का स्वभाव अंतर्मुखी है, यानी वह बोला नहीं चाहता, आउटस्पोकन नहीं है। वह दूसरों से अधिक बातचीत नहीं करता है, उसमें सोचने की प्रवृत्ति अधिक है। कॉलेज में लड़के हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, वे कभी लड़कियों पर आवाजें कसते हैं तो कभी अभिनेता अभिनेत्रियों और राजनेताओं की बातें करते हैं या क्रिकेट के खिलाड़ियों के संबंध में बहस करते हैं। समर को यह सब बेकार की बात लगती थी, वो वहां नहीं जाता था। वह उन विषयों पर बातचीत नहीं करना चाहता था जिनका जिंदगी से कोई संबंध ही न हो। उसे बाहर का यह सारा जीवन आनंद रहित, नीरस, खोखला और बेमानी लगता था। वह स्वयं से संतुष्ट था, उसकी आत्मा तृप्त थी। उसके समक्ष एक स्वप्न था, और वो स्वप्न क्या? पढ़ने का स्वप्न, महान बनने का स्वप्न। वह हर बात का चिंतन, गुणन और मनन करता था। विवाह के पश्चात भी वह चुप है, पर यह चुप्पी भिन्न है। इसमें अशांति है, दर्द है, बेचैनी है। एक पल के लिए भी चित्त को शांति नहीं मिलती। समर के शब्दों में समर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इन लाइन को बेटा नोट कर लीजिएगा। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होकर चुकी है और उसके वास्तविक प्रभाव को सही रूप से आंक पाने में अभी मन असमर्थ है। मैं तो कहता हूं एक मुसीबत आई और चली गई। मैं तो कहता हूं एक मुसीबत आई और चली गई। आगे वो कहता है, एक बार अम्मा ने किसी से कहा था कि वो समर की दूसरी शादी कर देगी। समर ने अम्मा को डांट दिया। उसने कहा, एक शादी ने ही निहाल कर दिया। डांट कर क्या बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को कोट करिए कोटेशन के रूप में। एक शादी ने ही निहाल कर दिया, अब मुझे पढ़ लेने दो। उसे अंदर के कोने से यह आवाज आई कि भले ही वह प्रभा से आज न बोले, पर वह उसकी पत्नी है। जब दोनों के भाग्य बांध दिए गए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। यहां पर
समर के मन की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि समर क्या कहना चाहता है। बेटा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बार बार ये वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।